तो स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। और दोस्तों इसमें 2020 टेस्ट सीरीज होती है, आपकी सप्ताह में 2 बार होती है, रविवार और गुरुवार को होती है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को 2020 टेस्ट सीरीज में भाग लेना है दोस्तों, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और वहां पर आप इस 2020 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले लें और बढ़िया तरीके से दोस्तों अपना अध्ययन, अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो भी हमारे साथी हैं जिसका एग्जाम लगभग नजदीक है, तो वो इस बैच में एडमिशन लेकर के दोस्तों अपना अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ये दोस्तों लाइव क्लासों के माध्यम से, रिकॉर्डेड कोर्सों के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा, फिर की वीडियो के माध्यम से। और ये अभी बड़ा ऑफर आपके लिए आया है, बड़ा ऑफर है दोस्तों, सीमित समय के लिए है। 1099 में आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले, इसमें विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, टेस्ट भी होंगे, ट्रिक भी होंगे, निचोड़ क्लास भी आपको मिलेगी दोस्तों। यानी कि भक्ति काल में क्या इंपॉर्टेंट है, रीति काल में क्या इंपॉर्टेंट है ना, और दोस्तों आधुनिक काल में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी निचोड़ क्लास में, है ना। उन प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहां तक कल अपन ने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। एक क्वेश्चन एक बार और जल्दी से आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1907 में हुआ था, है ना। इन्हें क्षय रोमांस का कवि भी कहा जाता है दोस्तों, क्षय रोमांस का कवि। आपसे कभी अगर पूछा जाए कि क्षय रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तब आप बताना हरिवंश राय बच्चन को, है ना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, तब आप क्या बताओगे? तब आपको बताना है 4 भागों में प्रकाशित है, जैसे कि आप दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 28। शिवदान सिंह चौहान, पदम सिंह शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर परमानंद श्रीवास्तव, कौन माने जाते हैं हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक? सीधे सीधे आपको बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं? और रिपोर्टाज आपने पढ़ा होगा दोस्तों लक्ष्मीपुरा, कौन सा पढ़ा है? सॉरी लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरा पढ़ा होगा, है ना। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज किसका है? तो बोले सर शिवदान सिंह चौहान का है ना। और ये आपका सही हो जाएगा, ये हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान, है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब बताइए नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 29 का आंसर आपसे पूछा गया, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी कब? 1893 में, है ना। 1893 में हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। लेकिन यहां पर नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया, तो यहां पर सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है। बताइए नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष बताना है आपको, क्या है प्रकाशन वर्ष? 1896, है ना। 1896 माना जाता है दोस्तों, 1896 ये नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। यानी कि यहां पर 1897 लिख गया है, अगर ऑप्शन में ऐसी स्थिति कभी बने तो 1897 आप लगा देना, लेकिन 1896 ये सही है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक जो आचार्य हैं वो कौन माने जाते हैं? घनानंद माने जाते हैं, चिंतामणि माने जाते हैं, या फिर केशव दास? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है?
जल्दी से लिखिए सभी लोग। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य, और बढ़िया सा उत्तर सभी लोगों का आया है कि सर अगर हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य की आप बात करोगे तब आपका उत्तर सीधा चला जाता है कहां की ओर, केशवदास। केशवदास आप लोगों के लिए दिख गया था क्या, है ना। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं, है ना। और केशवदास को आपको बताना है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, बताइए जल्दी से। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, कमेंट में लिखना है। जिनसे भी बनता है वो सभी लिखेंगे केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता, किसने माना है, ये आपको चयन करना है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं दोस्तों केशवदास। अब आपको बताना है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं कौन है। रीतिकालीन दोस्तों राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित जो कवि हैं वो कौन है ना। पता है प्रश्न क्रमांक 31 में केशवदास को, रश्मि पाठक जी, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है किसने, किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रख लेना, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, ये भी आपको याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, और बिल्कुल सही, श्याम सुंदर दास और नगेंद्र। ठीक है, तो रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है ये आपसे पूछा गया, तब आप क्या उत्तर लगाओगे, आपको लगाना है दोस्तों उत्तर, क्या लगाओगे, डी, वीर रस के कवि थे भूषण, रीतिकालीन, है ना। और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भूषण के बारे में आपने पढ़ा होगा, शिवराज भूषण, इनका एक लक्षण ग्रंथ है दोस्तों, शिवराज भूषण, है ना। तो शिवराज भूषण किसका लक्षण ग्रंथ है, भूषण जी का है ना। और इस शिवराज भूषण में दोस्तों 105 अलंकार हैं, है ना। ये भी आपको याद रख लेना, 105 अलंकारों का वर्णन किया गया, 105 अलंकार, है ना, ये भी आपको याद रख लेना। अब आपको बताना है दोस्तों भाषा भूषण किसकी रचना है, भाषा भूषण किसकी रचना है, जल्दी से देखो सभी लोग, भाषा भूषण किसकी रचना है, फटाक से। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में आपको लिखना है। शुक्ल ने चिंतामणि को माना है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना रीतिकाल का प्रवर्तक। अब आपको बताना है भाषा भूषण, भाषा भूषण बताना है किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट में लिखो। और आपको बताना है अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है, अलक शतक और तिलक शतक के रचनाकार कौन है। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, अलक शतक और तिलक शतक, अलक शतक और तिलक शतक ये किसकी रचना है, रसलीन की है, मुबारक बिलग्रामी की है, रसखान की है, या फिर आलत शेख की है। अलक शतक और तिलक शतक, ये रहा आपका क्वेश्चन दोस्तों। यहां पर ये आपका अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया। और भाषा भूषण जो रचना है दोस्तों, भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है ना। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना पूछी जाती है हमेशा। और अलक शतक और तिलक शतक कौन बता रहा है, अलक शतक और तिलक शतक के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है। और बढ़िया क्वेश्चन आया है, सभी लोगों ने बताया है कि सर अलक शतक और तिलक शतक के रचनाकार हैं मुबारक बिलग्रामी। मुबारक बिलग्रामी यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है, मुबारक बिलग्रामी है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अलक शतक और तिलक शतक के रचनाकार कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है, बताइए कौन है। रसलीन है, देव कवि हैं, सेनापति हैं, या फिर दोस्तों रसखान है। ये आपका 33 का आंसर आपको बताना है। और एक कवित्र रत्नाकर में आप लोग दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं कंफ्यूज भी होते हैं, है ना। कवित्र रत्नाकर एक और कवि की रचना है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखना, है ना। और कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, सेनापति। सेनापति यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। रीतिकालीन कवि हैं दोस्तों सेनापति, सभी लोगों ने पढ़ा है। ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। अगर कभी रीतिकाल में आपका उत्तर प्रश्न पूछा जाए रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं, तो सेनापति जाने जाते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि कवित्र रत्नाकर एक दोस्तों रचना सेनापति की है, दूसरी रचना किसकी है। एक रचना सेनापति की है, दूसरी रचना किसकी है,
कौन कौन बता रहा है, जिसको पता हो कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है बोधाकृत ब्रहवारिस किस प्रकार की रचना है? ब्रहवारिस की रचनाकार कौन है? बोधा। बोधा बोले ब्रह की इतनी बारिश हुई कि बोधा बना दिया, है ना। और बोधाकृत ब्रहवारिस किसकी रचना है, ये आपको बताना है। माता प्रसाद, बहुत बढ़िया, ममता रावत जी, माता प्रसाद की है दोस्तों कवित्र रत्नाकर। मैंने आपको कई बार बताया है माता प्रसाद किसकी है, माता प्रसाद की है। माता प्रसाद की भी रचना है कवित्र रत्नाकर, है ना। अब यहां पर बोधाकृत ब्रहवारिस किस प्रकार की रचना है, ये आपको बताना है। मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर चंपू काव्य है। ब्रहवारिस तो आपको पता ही है दोस्तों, ब्रह की बारिश इतनी हुई, ठीक है। तो ये आपको बताना है बोधाकृत ब्रहवारिस के रचनाकार कौन माने, बोधाकृत ब्रहवारिस किस प्रकार की रचना है, ये मुक्तक काव्य है या प्रशस्ति काव्य है ब्रहवारिस। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि ये प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। ये प्रबंध काव्य माना जाता है दोस्तों ब्रहवारिस, ठीक है, इसको याद रख लेना, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार क्या है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का आपको बताना है, लोकप्रियता का मूल आधार कौन सा है। भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, या फिर पंचवटी है। सभी लोग बताएं, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार क्या है। सभी लोगों को बताना है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार कौन सा है, आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, मूल आधार है भारत भारती, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन बताना है। भारत भारती का रचनाकाल तो सभी को पता है। भारत बारहमासा किसकी रचना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है। भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएं। भारत बारहमासा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 36 में आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत बारहमासा किसकी रचना है, तो ये रचना है किसकी है, राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास की, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है, राधा कृष्ण दास। वेरी गुड आंसर, ठीक है, राधा कृष्ण दास आपका राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है, बताएं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सभी से बनेगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है कि सर इनकी रचना एक भारत भारती है ना। और भारत भारती के जो रचनाकार माने जाते हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी क्या है, भारत भारती है, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त की आपको यहाँ पर चयन करना है इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर चला जाता है रंग में भंग, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है।
वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? जादू की कुर्सी, अच्छा क्वेश्चन है। जादू की कुर्सी नाटक के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बताना है। जादू की कुर्सी बलराज साहनी है, रंगे राघव है, भीष्म साहनी है, या फिर मुद्रा राक्षस है? सीधा आपको बताना है जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है। देखते हैं किस पे उत्तर बनता है दोस्तों, है ना। जादू की कुर्सी आपको बताना है, और ये जादू की कुर्सी बोले सर बलराज साहनी, किसकी है कृति? ये बलराज साहनी की। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर बलराज साहनी की कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार आपको चयन करना है। ये रचना किसकी है दोस्तों? औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है, और एकांकी ये किसकी है ये भी आपको बताना है। चालीस का आंसर सभी लोग बताएंगे। औरंगजेब की आखिरी रात, और औरंगजेब की आखिरी रात के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? वो रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, है ना। राम कुमार वर्मा है, वेरी गुड। ये नंबर आपका औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है, और एकांकी किसकी है दोस्तों? राम कुमार वर्मा की एकांकी है। ठीक है, नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बताते जाना है। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की है, रांगे राघव महादेवी वर्मा, या फिर नरेश मेहता की? दोस्तों 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना, जिसमें आपको हिंदी साहित्य शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। जिन भी साथियों को शुरुआत से पढ़ना है वो कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी दोस्तों 1 महीने में भी बहुत आराम से कर सकते हो, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलने वाला है, लाइव क्लासें भी आपको मिलने वाली हैं, साथ ही बहुत सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मन से करते हो तो 1 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हो। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, तब आपसे यहां से पूछा गया, और उत्तर चला जाएगा महादेवी वर्मा, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1907 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, महादेवी वर्मा का, है ना। छायावाद की कवित्री हैं, रहस्यवाद से प्रभावित हैं। इनकी बौद्ध धर्म से रचना दोस्तों प्रभावित मानी जाती है कौन सी? रश्मि, है ना। और इनकी यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तुलसीदास विनय पत्रिका, तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है ये आपको बताना है। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है? भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी है, या फिर बताइए खड़ी बोली, या फिर मगही? तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है तो क्या है? भाषा क्या है? तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है? और आपका उत्तर है ब्रज भाषा। कौन सी है? तुलसीदास की विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है ना। और विनय पत्रिका की रचना इन्होंने क्यों की थी? इन्होंने कलिकाल की मुक्ति के लिए, कलिकाल की मुक्ति हेतु विनय पत्रिका की रचना की थी। किसने? तुलसीदास ने। ये भाषा पूछा ही जाता है, ठीक है, तो ये भी अपन को याद करना है। कलिकाल की मुक्ति हेतु की थी, ये भी आपको याद रख लेना। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? काव्य में विवेक, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? देव, मतिराम, चिंतामणि, या फिर केशवदास? काव्य विवेक के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये भी आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और आपको वीडियो को लाइक करना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अभी निचोड़ क्लास से चल रही हिंदी साहित्य की, यानी कि दोस्तों निचोड़ क्लास से मतलब है कि आदिकाल में क्या क्या पूछा जाता है, भक्ति काल में क्या क्या पूछा जाता है, अधिकांश रीति काल में कौन कौन से ऐसे अधिकांश प्रश्न आते हैं, उन पर चर्चा चल रही है। तो जिनको भी दोस्तों इस एडमिशन लेना है कोर्स में, उनको निचोड़ क्लास भी मिलेंगी, उनको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, टिरकी वीडियो भी मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो भी मिलेंगे,
और रिकॉर्डेड कोर्स पूरा मिलेगा प्लस लाइव क्लासों से आपका दोस्तों और अध्ययन करवाया जाएगा। काव्य में विवेक की चिंता, मैंने आपको याद करवाया था कि काव्य में विवेक की चिंता, काव्य में विवेक की चिंता, तो चिंतामणि, चिंतामणि को क्या माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को, है ना। सभी लोगों को लगभग पता होगा। देव किस प्रकार के कवि हैं, देव किस प्रकार के कवि हैं, अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, रसवादी हैं या फिर वक्रोक्तिवादी हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 44 का देव बताना है। बताएं देव किस प्रकार के कवि हैं, देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। देव कवि आपने दोस्तों देव कवि के बारे में पढ़ा होगा, है ना। और देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बाना, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये माने जाते हैं कैसे, रसवादी कवि। देव किस प्रकार के माने जाते हैं, रसवादी। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना, ये अलंकारवादी नहीं है, ये रसवादी हैं। कैसे हैं, रसवादी कवि माने जाते हैं। यानी कि आपका 3 नंबर सही हो, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देव रसवादी आचार हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव किस प्रकार के कवि, ये तो आपका हो ही गया है। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साहित्य क्षेत्र में प्रश्न है आपका, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ। दोस्तों आप छायावाद पढ़ते हैं, छायावाद अपन देखते हैं कि सर 1918 से लेकर के 1936 का युग छायावाद है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पंत को लिया जाता है। छायावाद के दोस्तों आपको पता है कि प्रमुख आधार स्तंभों में निराला का नाम भी लिया जाता है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, निराला, निराला, है ना। छायावाद में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ, तो उत्तर होता है निराला। और छायावाद का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, तो छायावाद का सबसे ज्यादा विरोध किया था दोस्तों किसने, महादेवी वर्मा ने। छायावाद का सबसे ज्यादा विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। और छायावाद में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था तो वो हुआ था निराला जी का, ये भी अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किसकी है। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये इसके रचनाकार कौन है, जल्दी से आपको बताना है। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये किसकी रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये रचना किसकी है, कमेंट में लिखिए। त्रिलोचन की है, निराला, दिनकर या फिर दोस्तों नागार्जुन की। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये रचना किसकी है। सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे और बोले सर ये जो रचना है मैं उस जनपद का कवि हूं, ये रचना है किसकी, त्रिलोचन जी की। किसकी रचना है, त्रिलोचन जी की है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का, त्रिलोचन सही आ गया। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, वासुदेव सिंह, है ना, वासुदेव सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट है, भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है। भूल गलती, भूल गलती ये कविता किसकी है, ये भूल गलती कविता किसकी है। अच्छा क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, दिनकर या फिर नागार्जुन। भूल गलती कविता किसकी है। और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर भूल गलती कविता अगर आपने पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर दें एक बार सभी लोग। और भूल गलती से अपन ने पढ़ा था कि सर भूल गलती से क्या हो गई, मुक्ति हो गई, मुक्ति। तो मुक्ति हो गई तो मुक्तिबोध की रचना है, भूल गलती से मुक्ति हो गई, मुक्तिबोध की रचना मानी जाएगी, है ना। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ दोस्तों आपको पता है, बोले सर 1917 में हुआ था मुक्तिबोध का जन्म, है ना। ये भी अपन को याद करना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या फिर वत्सराज। हिंदी का
पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन सा माना जाता है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किसने डाउनलोड नहीं किया, ऐप जरूर डाउनलोड करें। 2020 टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री रखी गई है ना। फ्री में आप दोस्तों उसमें पढ़ सकते हो, उसमें टेस्ट लगा सकते हो, बहुत सारे टेस्ट भी उपलब्ध हैं उसमें, ठीक है। तो यहां पर हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक आपसे पूछा गया है और आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा? प्रतीकधर्मी कामना। और कामना नाटक के रचनाकार कौन है? तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर कामना जो है ये जयशंकर प्रसाद का है और जयशंकर प्रसाद का ये प्रतीकधर्मी नाटक माना जाता है। और इस कामना नाटक के आधार पर ही कामायनी दोस्तों महाकाव्य लिखा गया। और कामायनी महाकाव्य कब लिखा गया? तो 1935 में लिखा गया, ठीक है। 1935 में। कामायनी में कितने सर्ग हैं? बोले सर 15 सर्ग हैं, है ना। और ये कामना नाटक पर आधारित है और हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी जो नाटक है वो कामना माना जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? बताना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ललित निबंधकार के रूप में किसको प्रसिद्धि मिली? एक अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए आए हैं। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? अज्ञेय को, सरदार पूर्ण सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को या फिर रामचंद्र शुक्ल को? बताइए, ललित निबंधकार के रूप में किससे प्रसिद्धि मिली? ये आपको बताना है। अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। और लगभग सभी को पता है कि सर जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है सज्जन, है ना। और ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तब आपका सीधा उत्तर चला जाता है, क्या चला जाता है? बताइए। उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है आपका विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र आपका राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग लाइक जरूर करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? तो वो मिली विद्यानिवास मिश्र को। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? अज्ञेय ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, अरुण या फिर विनोद कुमार शुक्ल ने? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? उपन्यास की रचना किसने की? बताएं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इतना अच्छा उपन्यास है दोस्तों, है ना। और ये उपन्यास कौन है ये आपको बताना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जिनने भी डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड जरूर याद रख लेना है, ठीक है। उत्तर आपका सही उत्तर है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल, है ना। विनोद कुमार शुक्ल आपका 4 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल का दोस्तों क्या है? ये रचना है, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सिलिया, झुनिया, सोना या फिर धनिया? गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? ये सभी लोग बताएंगे। उत्तर बताना है सिलिया है, झुनिया है ना, या फिर दोस्तों धनिया है। गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य इस उपन्यास को कहा जाता है। और इस उपन्यास में होरी की बेटी का नाम क्या है ये अगर आपसे पूछा गया तब आपका सीधा उत्तर होना चाहिए क्या नाम है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का। बोले सर उसका नाम है क्या? सोना। क्या नाम है? सोना बाबू। सोना बाबू करते ना है, सोना, ठीक है। तो आपका उत्तर चला जाएगा सी की तरफ, सोना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। मेरी सोना से वो नहीं पड़ी, किससे बात करनी वो वाला, है ना। कौन बोलता बाबू? सोना, सोना याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किससे माना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किससे माना गया है? नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा को, त्रिवेणी या फिर परीक्षा गुरु? बताइए। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का
पहला मौलिक उपन्यास किससे माना गया? ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे नॉर्मली पूछा जाता कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। आपसे सीधा आता है कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग का, या यहां पर यह भी बता देते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किससे माना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक जो उपन्यास माना है वो माना है कौन सा है? परीक्षा गुरु है। सन और बता दो इसका, परीक्षा गुरु का क्या है ना। तो आपका 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किसकी रचना है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति के रचनाकार कौन? पंक्ति जो है दोस्तों कहां से ली गई है ये बताना है। कामायनी से ली गई, साकेत से ली गई, चंद्रगुप्त से ली गई, या फिर भारत भारती से ली गई। नारी के तुम केवल श्रद्धा हो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है और ये पंक्ति कहां से ली गई है ये भी आपको बताना है। बताएं सभी लोग, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किसकी है? आपका सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों कि ये जो पंक्ति ली गई है वो कहां से ली गई है? वेरी गुड, कामायनी से ली गई। अब कामायनी से ली गई तो इसका रचनाकाल 1935 लगभग सभी को पता है ना। अब इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा का बताना है आपको, किसका प्रतीक है दोस्तों बताइए। ये नारी केवल तुम श्रद्धा हो है ना, आपको बताना है, जल्दी से बताएं श्रद्धा किसकी प्रतीक है। और यहां पर कामायनी श्रद्धा का है ना, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, नीति है, भक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन, ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या मानी जाती है? ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है ये आपको चयन करना है। और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, सभी लोग लाइक जरूर कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका एग्जाम 1 महीने में 1.5 महीने में जब भी हो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां पर ब्रंद सतसई आपसे पूछा गया तो आपके ब्रंद के दोहे अपन ने पढ़े हैं, नीति संबंधित हैं, तो ये नीति यानी कि 2 नंबर है ना। यहां ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो नीति है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है दोस्तों? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? और ये क्या है तुलसीदास? एक खंड काव्य है दोस्तों है ना। काव्य रूप अगर कभी पूछा जाए तो तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? प्रश्न क्रमांक 56 में आपको चयन करना है। और जल्दी से एक बार लाइक जरूर करते जाएं, अंगूठा दबाते जाएं दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करते जाएं। ये रचना कितनी बार पूछी गई कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? ये कई बार पूछी गई, तो आपको बताना भी है किसकी है। पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद, या फिर दोस्तों मैं नरेश मेहता की है ना। श्रद्धा हृदय की प्रतीक मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर तुलसीदास एक कवि का भी नाम है, तुलसीदास एक खंड काव्य रचना है दोस्तों, और ये रचना किसकी है? निराला की है, और पूछी भी कई बार गई है। वेरी गुड आंसर। संशय की एक रात के लेखक कौन है? संशय की एक रात के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 57 में आंसर आपको चयन करना है। निराला की है, पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर नरेश मेहता। संशय की एक रात ये किसकी रचना मानी जाती है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन आता ही है। तो सभी लोग लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ेंगे अपने मित्रों तक। संशय की एक रात के लेखक कौन है? जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें। और जल्दी ही दोस्तों अभी 1099 का ऑफर है आपके लिए, ये ऑफर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अभी इस ऑफर का लाभ लेते हुए आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको 3000 4000 फीस नहीं भरनी अब है ना, केवल 1099 भरनी है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, लीलाधर जगुड़ी, या फिर नरेश मेहता? भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, बताइए 58 का आंसर ये किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? उत्तर आपको चयन करना है, उत्तर आपको बताना है। तो सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़ना है अपन को, ठीक है, और शेयर भी कर देना है दोस्तों। ये जो रचना है भय भी शक्ति देता है,
ये कैसे शक्ति देता, बोले सर जुगाड़ से शक्ति देता है, जुगाड़ से। भाई भी जुगाड़ से शक्ति देता है, तो जुगाड़ से जगूड़ी, जगूड़ी हो जाएंगे, है ना। भाई भी शक्ति देता है कैसे, जुगाड़ से, तो लीलाधर जगूड़ी, है ना। पहाड़ पर लालटेन पड़ी होगी इनकी एक रचना दोस्तों आपने, पहाड़ पर लालटेन, है ना। और दोस्तों भाई भी शक्ति देता है लीलाधर जगूड़ी, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र, और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म अपन ने पढ़ा था दोस्तों 1914 में हुआ था, है ना। और इनकी कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई ये भी आपको बताना, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, है ना, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक, किस तार सप्तक में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आ जाओ। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस, हाँ पहाड़ पर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है, सॉरी, है ना। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है, सॉरी, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है, तब आपका उत्तर हो जाएगा, बोले हरि भवानी शकुन करे, और उत्तर चला जाता है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है, द्वितीय तार सप्तक में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार मंगलेश डबराल हैं, है ना, लीलाधर जगूड़ी नहीं। याद रख लो, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है, ये आपको बताना है। विद्यानिवास मिश्र का है, कुबेर नाथ राय का, हरिशंकर परसाई का है, या फिर दोस्तों धर्मवीर भारती का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये बताइए, मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, किसका निबंध है, बताएं सभी लोग। विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, ठीक है, बहुत बढ़िया, बताएं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, एक कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बोले तुमने कैसे जाना, बोले हमने विद्या से जाना। कैसे जाना, विद्या से जाना। तो विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। लाइक जरूर कर लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की, जयशंकर प्रसाद ने, कुबेर नाथ राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर धर्मवीर भारती। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है ये आपको बताना है। और आपको पता होगा दोस्तों कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपके लिए रविवार और गुरुवार 2 दिन बिल्कुल 2020 टेस्ट सीरीज फ्री होती है ना, फ्री होती है। तो उस टेस्ट सीरीज में भी आप भाग ले सकते हैं, पहले के बहुत सारे टेस्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं, है ना। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस आज ही ऐप डाउनलोड कर लें, और हिंदी साहित्य के कोर्स में 1099 में आप एडमिशन ले सकते हैं। मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी के 450 में दोस्तों, है ना, और हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 400 रुपए में इसमें ले सकते हो, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है, वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था। इनको भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है, गीति नाट्य बताना है, गीति नाट्य कौन सा है। यहां पर 4 विकल्प हैं, प्रथम बताना है दोस्तों, आपको पता होगा, है ना। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है, अनग है, करुणालय है, प्रभात है, या फिर पंचवटी प्रसंग है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है। और यहां पर आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो गीति नाट्य है इसका रचना काल क्या है, 1913। और ये कौन सा है, करुणालय, बोले 13 करुणालय, 13 करुणालय, है ना। तो करुणालय ये गीति नाट्य है, और दोस्तों ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है ना। कुछ विद्वान पंचवटी प्रसंग को मानते हैं, है ना, लेकिन ये करुणालय आपका सही है। अधिकांश विद्वानों और यही उत्तर सही होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, जल्दी से आपको बताना है। और ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी लोग करें। 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला, यानी कि चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों हिंदी साहित्य का। उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं,
ठीक है। और ये ऑफर है अभी 1099 का, तो इस ऑफर का लाभ आप ले सकते हो, है ना। तो कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, ये अगर आपसे पूछा गया तब आप उत्तर क्या लगाओगे? कबूतर खाना। आपने सुना होगा दोस्तों, कबूतर जा जा जा, है ना, बोले जगदीश चंद्र माथुर, माथुर, है ना। तो कबूतर खाना एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की, यानी कि उत्तर आपका डी की ओर चला जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे नाटक, आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का है, सभी लोगों को पता है। इसके स्त्री पात्र का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आधे अधूरे नाटक के स्त्री पात्र का नाम क्या है? मालती है, जया है, सावित्री है, या फिर अलका है? क्या है आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? सभी लोग आंसर बताएंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने मित्रों तक, और इसी प्रकार से बने रहें। रोज 9 बजे एक क्लास होती है आपके लिए, है ना दोस्तों। इस क्लास में प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग, और यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर सावित्री, सावित्री जो है ये सावित्री, यानी कि सी नंबर आपका सही है। ये आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहें दोस्तों। ये 2020 टेस्ट सीरीज है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। बोले सर कैसे ले सकते हैं? तो आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप दोस्तों इसमें अगर एडमिशन लेना तो एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो इन टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए 1 जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य का, स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से अध्ययन करें, है ना। और दोस्तों बढ़ते रहें। रंजू जी और भी वीडियो हैं, आप दे सकते हैं, है ना। आपके पास अगर समय नहीं है तो और भी वीडियो है, उनको भी देखते जाएं आराम से, है ना। और ये समय नहीं, ये तो आराम से ही चलती है क्लास, ठीक है। और बड़ा ऑफर आपके लिए आया है 1099 का। 1099 के इस ऑफर के साथ आप दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 9 बजे आइए, 9 बजे से आराम से पढ़िए और अध्ययन करते रहिए, है ना। और निरंतर जो अध्ययन करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना। जो दोस्तों सोचते हैं कि एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, आधा महीना या 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, वो तो छोड़ दो, है ना। इसलिए हिंदी साहित्य के कोर्स में जिनको एडमिशन लेना है, विस्तृत टेस्ट ट्रिक निचोड़ क्लास तो ले सकते हैं और अध्ययन अपना कर सकते हैं। रामदयाल रचना जी, नवदीप सोनिया, मनीषा जी, कल्पना राममूरत जी, लक्ष्मी जी, डॉली सेठ जी, रमा जी, मोनिका मोहन, बीनू जी, लालदास, रंजू जी, रीना जी, पूजा जी, मनीषा, आकाश, उदय जी, लालदास, निरुपमा जी, दिनेश जी, अर्शदीप जी, सतीश जी, है ना, मंजू जी, मनीषा जी, अनीता, तनु जी, अमृता, लवली जी, बहुत बढ़िया, लालदास जी, ज्योति जी, नीता, गीतिका जी, बाल मुकुंद, भारती जी, विजय लक्ष्मी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। कुबेर जी और लोकेश जी, अभय जी, ठीक है, पूजा जी, सरोज जी। 9:45 पर एक क्लास और आपकी आती है दोस्तों 10 मिनट की। उसके बाद दोस्तों 10 बजे एग्जाम पार में क्लास आती है, वो भी आप लोग करिए, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में इस बड़े ऑफर का लाभ लेते हुए आगे बढ़िए और दोस्तों एडमिशन लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। जिनको भी करना है वो आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, लाइव क्लासें भी रहेंगी, तिरकी वीडियो भी रहेंगे दोस्तों, है ना, डाउट्स वाले वीडियो भी रहेंगे, उसमें टेस्ट भी रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट भी हैं दोस्तों, है ना। तो उन टेस्टों के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, ग्रुप भी है तो डिस्कशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से बबीता, ममता, मनीषा, रंजना, सीमा जी, जया जी, शशि, अजय शर्मा जी, निशा जी, उमेश जी, है ना, आरसी मलिक जी, और नमन, बेस्ट मोटिवेशन, याचना, कुबेर जी, सोनू सिंह जी, है ना, ललिता मौर्य जी, राधिका शर्मा जी, सभी साथी अध्ययन करें और दोस्तों बहुत अच्छे से टाइम निकाल के अध्ययन करें। मनीषा जी, अमृता जी, है ना, कीर्ति, याचना, आरसी मलिक जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से अध्ययन करते हुए आपको अध्ययन करना है। शीला यादव जी, है ना, शर्मिला शर्मा जी, अभय यादव जी, गीतम जी, अशोक जी, ठीक है, अनीता यादव, पूजा वर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। 9 बजे आप रोज आइए और रोज पढ़िए इसी प्रकार से, ठीक है। मास्टर अधिगम, है ना, प्रवीण ओझा जी, अशोक जी, संदीप पटेल जी, ममता जी, वेरी गुड, सोनू जी, अंजू जोशी, विजय लक्ष्मी, शशि, प्रमोद जी, मनीषा जी,
शशि त्रिपाठी जी, ममता रितु जी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।